शिक्षा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा का आधार एवं संगठन पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 5 अध्यापक शिक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण गुणात्मकता एवं मूल्यांकन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान समय में पूरे भारत में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा है और सभी राज्यों को इसी संस्थान द्वारा नियंत्रण स्थापित कर शिक्षक शिक्षा को प्रभावी बनाने का कार्यक्रम लगातार जारी है। संख्यात्मक विकास लगातार हो रहा है, फिर भी गुणात्मकता के दृष्टिकोण से शिक्षक शिक्षा की स्थिति गिरती जा रही है। जैसा कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, जहां भी हम संख्यात्मक विकास की संकल्पना को सामने लाते हैं, गुणात्मक ह्रास स्पष्ट रूप से सामने दृष्टिगोचर होता है। यह आवश्यक है कि शिक्षक शिक्षा संस्थाओं पर प्रभावी शैक्षिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया जाए और प्रत्येक शिक्षा संस्थान को योग्यता एवं दक्षता के आधार पर विकास आधारित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी प्रदान करने हेतु उचित माध्यम बनाया जाए। यहाँ हमारा मूल मकसद यही है कि हम शिक्षक शिक्षा में संलग्न जो संस्थाएं हैं उनमें गुणात्मकता को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकें और उनको श्रेष्ठतम कार्य करने के दृष्टिकोण से किस प्रकार से आगे विकसित किया जाना चाहिए, उसके संदर्भ में कौन कौन सी रुकावटें हैं, चुनौतियां हैं, बाधाएं हैं और किस प्रकार हम शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को प्रभावी रूप में अपना कार्य करने के लिए एक अवसर प्रदान कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता कितनी है और कैसे ये हमारी जो भारत की शिक्षा नीतियां बन रही है वे किस प्रकार इसमें सहायक साबित हो रही है, कौन कौन से परिवर्तन इसके लिए आवश्यक हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक हो जाता है कि न सिर्फ सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में वरन सेवारत अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में भी गुणात्मकता को निर्धारित किया जाए। यह आवश्यक तथ्य कि पाठ्यचर्या निर्माण में दक्षता हासिल करते हुए शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े शिक्षक गुणात्मकता का विशेष ध्यान रखते हुए शिक्षक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का उपयुक्त माध्यम बन सकते हैं। जो भी प्रक्रियाएं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में हो रही है उनमें जो शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं वे अपने विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार की पाठ्यचर्या का निर्माण करें कि वे ठीक प्रकार से शिक्षक बनते हुए विद्यार्थियों में एक ऐसी प्रेरणा विकसित कर सकें जिसके माध्यम से वे नवीन तकनीकी युग में अपना सामंजस्य ठीक प्रकार से स्थापित करते हुए संपूर्ण विद्यालयी विकास की संकल्पना को प्रेरित कर सकें। यह भी देखा जाना चाहिए कि शिक्षक शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों का सही प्रकार से मूल्यांकन किया जा सके और साथ ही उन्हें शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक भी गुणात्मक शिक्षा की ओर अग्रसर होते हुए नवीन आवश्यकताओं एवं तकनीकी ज्ञान से स्वयं को परिचित रखते हुए निष्पक्ष एवं अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सके। यहाँ मूल्यांकन की बात की जा रही है क्योंकि सामान्यतः शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में अभी जो सबसे बड़ी विसंगति देखी जा रही है वह मूल्यांकन के संदर्भ में है और निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ जब तक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तब तक हम सही प्रकार से शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की गुणात्मक अभिवृद्धि की संकल्पना को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में जो भी विद्यार्थी संलग्न हैं उनका मूल्यांकन ठीक प्रकार से किया जाए जिससे वे भविष्य में अपने में सुधार कर सकें और अपने विद्यार्थियों के माध्यम से समाज और राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटक बनते हुए शिक्षक बनकर अपना योगदान ठीक प्रकार से दे सकें। अध्यापक शिक्षा में प्रशासनिक नियंत्रण। प्रशासनिक नियंत्रण हमारे यहाँ शिक्षक शिक्षा संस्थाओं पर समय समय पर सरकार द्वारा गठित समितियों के प्रस्ताव के आधार पर प्रशासनिक नियंत्रण में बदलाव किया जाता रहा है। शिक्षक शिक्षा संस्थाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण 3 स्तरीय प्रणाली सामान्यतः सभी राज्यों में वर्तमान में चल रही है। एक त्रिस्तरीय प्रणाली के आधार से प्रशासनिक नियंत्रण शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं पर किया जा रहा है। प्रथम स्तर जिसमें केंद्र सरकार का अपना विशेष योगदान होता है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के माध्यम से शिक्षक संस्थाओं पर नियंत्रण रखा जाता है।
द्वितीय स्तर जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है। राजस्थान में शिक्षा निर्देशालय बीकानेर द्वारा शिक्षक शिक्षण संस्थाओं पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किया जा रहा है। शिक्षा सचिव शासन सचिवालय जयपुर के अधीन चलने वाले इस विभाग पर राज्य सरकार का सीधा नियंत्रण है। राजस्थान में सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है, जो शिक्षा आयुक्त बीकानेर द्वारा प्रदान किया जाता है। माध्यमिक स्तर तक के शिक्षकों को प्रशिक्षण के उपरांत उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा नियुक्ति दी जाती है। प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से नियुक्ति दी जाती है। वर्तमान में आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा परीक्षा आयोजित कर शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा विभाग के द्वारा दी जा रही है। तृतीय स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण रखा जाता है। कुछ विश्वविद्यालयों में अपने स्वयं के शिक्षा विभाग भी संचालित किए जा रहे हैं और जो भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान होता है वह किसी न किसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य करता है। इस प्रकार प्रवेश से लेकर सत्र पर्यंत शिक्षण तथा सत्रोपरांत मूल्यांकन परीक्षा आयोजित कर डिग्री प्रदान करने तक का कार्य विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा एनसीटी नियंत्रण कर रही है। द्वितीय स्तर पर शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा राजस्थान में नियंत्रण किया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में वहां के प्रशासन द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है। और तृतीय स्तर पर विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग या विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षक शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण किया जा रहा है। यह एक अलग बात है कि उपरोक्त तीनों प्रकार के नियंत्रण होने के उपरांत भी शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में नियमों की अनुपालना पूरी तरह नहीं की जाती है। यहां तक कि उनमें विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग भी नियमानुसार न तो मानवीय संसाधन रखते हैं और न ही उनमें भौतिक संसाधन, भवन, कुर्सियां, कंप्यूटर, पीने का पानी तथा सुविधाएं आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। वर्तमान में आवश्यकता है कि सभी शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय शिक्षा विभागों में प्रशासन को आर्थिक लाभ पहुंचाने की अपेक्षा सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था लागू की जाए जिससे नियमों की अनुपालना सुनिश्चित हो सके और शिक्षक शिक्षा में अध्यापन कार्य कराने वाले शिक्षकों, मंत्रालय कर्मचारियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं विद्यार्थियों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए दुकानों की तरह चलने वाली ऐसी संस्थाओं पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इसी के द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता लाने का प्रयास एवं योग्यताओं को सम्मान देना और दक्षता तथा कौशल आधारित सामाजिक विकास के साथ राष्ट्रीय विकास को सुनिश्चित करना संभव हो सकेगा। विविध स्तरों पर विद्यालय प्रबंध। देश के शिक्षा प्रबंधन में विद्यालय शिक्षा प्रबंध राज्य का विषय है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है, परंतु राज्य की शिक्षा नीतियां विधानसभा द्वारा शिक्षा मंत्री और उनके विभागों के प्रस्तावों के आधार पर राज्य में लागू की जाती है। राज्य की नीतियों की क्रियान्विति सचिवालय के राज्य शिक्षा निदेशक अथवा सार्वजनिक शिक्षा निदेशक द्वारा की जाती है। राजस्थान में भी जो शिक्षा निदेशक है उसके द्वारा विभिन्न स्तर के विद्यालयों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण और उनका सुचारू रूप से संचालन एवं सुविधाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। राजकीय विद्यालयों का प्रबंध सीधे राज्य शिक्षा अधिकारियों के नियंत्रण में होता है। वहीं निजी विद्यालयों का शिक्षा नियंत्रण निजी प्रबंधकों के नियंत्रण में होता है। ब्लॉक स्तरीय शिक्षा प्रबंध ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में होता है। राजस्थान में भी आपके प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे हर जिले में कुछ ब्लॉक बना के और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो अपने ब्लॉक के अधीन संचालित होने वाले माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों का सारा कार्रवाई, क्रियान्वयन, कक्षा संचालन, शिक्षकों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या तथा सरकार द्वारा विविध समय पर दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का ध्यान रखना और सरकार को रिपोर्ट भेजने का कार्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किया जाता है।
राज्य स्तर पर प्रबंधन अधिकृतियां एवं कार्य। यहां हम प्रबंधन की स्थिति को 3 भागों में बांटा है, जिसमें प्रबंधन अधिकृतियां स्तर एवं कार्य को हमने लिया है। शिक्षा मंत्री जो राज्य पे सर्वोच्च स्तर पे होता है, राज्य स्तर पर, जिसका कार्य होता है राज्य स्तरीय नीति का निर्धारण करना। किसी भी राज्य विशेष में शिक्षा संबंधित नीतियां किस प्रकार से परिवर्तित की जाएगी, उसके निर्धारण का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से शिक्षा मंत्री का होता है, जो उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेसर्वा माना जाता है। शिक्षा सचिव, यह आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर की पोस्ट होती है और राज्य स्तर पर होती है। जो सेक्रेटरी एजुकेशन शिक्षा सचिव होता है, वह राज्य स्तरीय शिक्षा नीतियों की क्रियान्विति का कार्य करता है। शिक्षा मंत्री से सीधे शिक्षा सचिव का जुड़ाव रहता है और शिक्षा मंत्री की नीतियों को सभी विद्यालयों में राज्य स्तर पर लागू करवाने का उत्तरदायित्व शिक्षा सचिव का ही होता है। अगला स्तर होता है प्रबंधन अधिकृतियों में शिक्षा निदेशक का, जो संभागीय के स्तर पर है। हर संभाग में एक शिक्षा निदेशक होता है जो वहां की शिक्षा व्यवस्था का ध्यान रखता है, और शिक्षा उप निदेशक जिला स्तर पर होते हैं, जो संभागीय स्तर शिक्षा कार्यक्रमों की क्रियान्विति को देखते हैं और जिला स्तर पर शिक्षा में आने वाले परिवर्तनों को, शिक्षा कार्यक्रमों की क्रियान्विति को देखते हैं। शिक्षा उपनिदेशक के साथ प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा अधिकारी भी होता है विद्यालय स्तर पर, जो शिक्षा के विभिन्न महाविद्यालयों का पूर्ण रूप से ध्यान रखता है और शिक्षा के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के चलने वाले विद्यालयों के बारे में संपूर्ण जानकारी राज्य सरकार एवं विद्यालयों के बीच समन्वय का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ही किया जाता है। प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा के संचालन और प्रशासन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है, जिसकी जिला स्तर पर सभी व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। उसके बाद प्रत्येक विद्यालय स्तर पर प्रबंधन अधिकृतियों में व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक होते हैं, जो विद्यालय स्तरीय शिक्षा कार्यक्रमों की क्रियान्विति को देखते हैं। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी के विभाग समय समय पर राजस्थान में बदले जाते रहे हैं। वर्तमान में छात्र के लिए अलग जिला शिक्षा अधिकारी है और छात्रा वर्ग के विद्यालयों के लिए अलग जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। संगठन की संरचना, राज्य में 3 स्तरों के विद्यालय पाए जाते हैं। पहला उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें सामान्यतः आपका 11वीं 12वीं कक्षाओं तक का अध्ययन होता है। दूसरा माध्यमिक विद्यालय, जिसमें क्लास 9 10th तक के विद्यालय आते हैं। और तीसरा प्राथमिक स्तर के विद्यालय, जिसमें आपकी कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय आते हैं। जो कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा है, वे कई जगह माध्यमिक विद्यालयों के साथ संलग्न कर दी गई है और कई जगह उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय खोल के और कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की अलग व्यवस्था की गई है। इन विद्यालयों के शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन 1 पारी तथा 2 पारी विद्यालयों में होता है। विद्यालय संगठन में मुख्य रूप से 4 घटक होते हैं: प्रधानाध्यापक, प्रथम द्वितीय शिक्षक, तृतीय मंत्रालयिक स्टाफ तथा चतुर्थ विद्यार्थी। 2 पारी इन विद्यालयों में छात्र संख्या अधिक होती है, अतः संगठन कार्य 1 पारी विद्यालय की तुलना में 2 पारी विद्यालय में अधिक होता है। 2 विद्यालयों की तरह ही ये कार्य करते हैं। प्रथम पारी और द्वितीय पारी का संचालन करने के लिए अलग अलग प्रभारी नियुक्त कर दिए जाते हैं। कई जगह प्रथम पारी और द्वितीय पारी में अलग अलग प्रधानाचार्य की भी नियुक्ति की जाती है। केवल वार्षिकोत्सव या विशेष अवसरों पर ही विद्यालय एक इकाई की तरह प्रतीत होता है। प्रभावी विद्यालय संगठन की विशेषताएं, जो विद्यालय संगठन है वो प्रभावी किस प्रकार से होगा, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं। विद्यालय संगठन के पद, सोपान, अधिकृतियों, अधिकार एवं कर्तव्य स्पष्ट रूप से निर्धारित हो, क्योंकि जब हमारे पास सभी चीजें स्पष्ट रूप से निर्धारित होगी तो उनका संचालन हम सुचारू रूप से कर सकते हैं। संगठन के स्पष्ट लक्ष्य, दर्शन और मूल्य हो, क्योंकि जब तक हमारा उद्देश्य निश्चित और स्पष्ट नहीं होगा तब तक उसकी प्राप्ति की दिशा में हम ठीक प्रकार से अग्रसर नहीं हो सकते हैं। अतः प्रत्येक विद्यालय संगठन के स्पष्ट लक्ष्य एवं दर्शन और मूल्य होने चाहिए। लक्ष्यों के अनुरूप
कार्यक्रम निर्णित किए जाने चाहिए। प्रभावी कार्यक्रमों के लिए उचित योजना एवं संसाधनों पर विचार किया जाना चाहिए। योजना क्रियान्विति के लिए उचित निर्णय प्रक्रिया हो। कार्यक्रमों की प्रभावी क्रियान्विति के लिए कार्यविधि, तकनीक एवं विधि निश्चित हो। संगठन के पर्यावरण पर विचार किया जाना चाहिए। प्रभावी संप्रेषण प्रणाली हो। ये सभी प्रभावी विद्यालय संगठन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संप्रेषण प्रणाली एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिसके माध्यम से जो भी योजनाएं बनाई जा रही है उनका प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों में एवं समाज में सुचारू रूप से संचालन किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित होती है। कार्यक्रमों में अधिकृति और सहकर्मियों में उचित समन्वय हो। कार्यक्रमों का समुचित पर्यवेक्षण एवं कर्मियों का उचित मार्गदर्शन भी होना चाहिए। कार्यक्रमों का अनवरत मूल्यांकन हो। कार्यकर्ता की संगठन संबंधी समस्याओं व मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक समस्याओं के लिए समुचित व्यवस्था हो। प्रभावी औपचारिक और अनौपचारिक संबंधों की प्रणाली हो। सृजनशील व दक्ष कार्यकर्ताओं की उत्प्रेरणा, प्रतिद्वंदता, मनोबल विकास के लिए उचित कदम उठाए जाएं। विद्यालय संगठन में प्रबंधन के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण। भारतीय संदर्भ में जहां प्रबंधन मुख्य रूप से 4 प्रकार का है। पहला केंद्रीय प्रबंधन, दूसरा राज्य प्रबंधन, तीसरा स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधन और चौथा निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधन। उपयुक्त चारों प्रबंधन की स्थिति कुछ स्थितियों में समान है एवं कुछ स्थितियों में भिन्न है। प्रबंधन की सर्वोच्च अधिकृति केंद्रीय शासित विद्यालयों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। वहीं राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा मंत्री और उसका सचिवालय है। दोनों ही शिक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, वेतन, सेवा शर्तों, अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य निश्चित करते हैं। जहां केंद्र शासित विद्यालयों में समग्र राष्ट्र को ध्यान में रखकर नीतियां तय की जाती है, वहीं राज्य स्तर पर राज्य की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में नीतियां तय होती है। वेतन, सेवा नियम, स्थानांतरण संस्थितियां, पाठ्यक्रम आदि क्षेत्रों में ये विद्यालय एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं। जहां तक पदों और श्रृंखलाओं का संबंध है, प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक वर्गों की श्रेणियां, पद श्रृंखलाएं लगभग समान है। इन पद श्रृंखलाओं के अधिकार व कर्तव्य भी निश्चित किए गए हैं। एकमात्र अंतर है तो निजी विद्यालय क्षेत्रों में जहां प्रबंधन का हस्तक्षेप अधिक है, कर्तव्यों पर अधिक ध्यान है व अधिकार सीमित। यह स्थिति निजी क्षेत्र में विद्यालयों में नियंत्रित पर्यावरण को जन्म देती है। राजस्थान में जहां अधिकांश विद्यालय सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, एक सीमा तक काफी स्वायत्तता है। संगठन के प्राय 2 प्रकार के लक्ष्य होते हैं। एक लक्ष्य केंद्रीय स्तर पर निश्चित पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक संपादन करने का होता है, जबकि दूसरा लक्ष्य पाठ्येतर विद्यालय विकास की योजनाओं से संबंधित होता है। ये लक्ष्य विद्यालय नेतृत्व व शिक्षकों की सहभागिता के अनुरूप संपादित होते हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि नेतृत्व स्टाफ की मूल्य प्रणाली भी विद्यालय कार्यक्रमों को प्रभावित करती है, जिसका प्रभाव छात्रों पर भी पड़ता है। प्रभावी विद्यालय संगठन द्वारा विद्यालय लक्ष्य को गहन विचार विमर्श के बाद निश्चित करना चाहिए। अच्छा हो यदि लक्ष्य निर्धारण में प्रबंधन, प्रधानाचार्य एवं स्टाफ के सदस्य मिलकर इन्हें सुनिश्चित करें, जिससे उनकी आपूर्ति ठीक प्रकार से की जा सके। संगठन के स्पष्ट लक्ष्यों के प्रकाश में ही विद्यालय पाठ्यक्रमों को तय किया जा सकता है और तत्संबंधी निर्णय लिए जा सकते हैं। यद्यपि पाठ्यक्रम, समय अवधि आदि सभी विद्यालयों के लिए समान होते हैं, परंतु एक प्रभावी विद्यालय संगठन कुशल नेतृत्व में कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर प्रभाव डाल सकता है, जो विशेषकर विद्यार्थियों की निष्पत्ति को प्रभावित करते हैं। शिक्षणेतर प्रवृत्तियों का प्रभावी संचालन भी छात्रों के बहुआयामी व्यक्तित्व के निर्माण पर प्रभाव डालता है। समग्र रूप से इससे विद्यालय संगठन अपनी एक विशेष ख्याति अर्जित कर लेता है। एक कुशल संगठन अपने भौतिक मानवीय संसाधनों के आधार पर विद्यालय विकास की योजनाएं बनाता है। ये योजनाएं अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार की होती है। आवश्यकता आधारित योजनाएं एवं सही तथ्यों पर आधारित योजनाएं निश्चित रूप से विद्यालय की क्रमिक प्रगति में सहायक होती है। एक अच्छी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसकी क्रियान्विति संबंधी निर्णय
क्रियान्विति के विविध कारणों के संदर्भ में निर्णय, आवश्यक वित्तीय व मानवीय पक्षों और उनकी भूमिकाओं के बारे में वैज्ञानिक दैनिक ढंग से विचार नहीं किया जाता। प्रभावी संगठन कर्ता या प्रबंधक वैज्ञानिक ढंग से निर्णय प्रक्रिया का अनुसरण करता है। आज दैनिक निर्णयों का विकेंद्रीकरण करके विभिन्न स्तरों पर इसकी जिम्मेदारी अधिकृतों या प्रभारियों पर छोड़ दी जाती है। सुविचारित योजना व उचित प्रक्रिया द्वारा निर्णय भी तब सफल नहीं होते जब तक उनकी कार्यविधि उपयुक्त नहीं होती। परिस्थिति पर विचार कर अनेक कार्यविधियों में से उचित कार्यविधि निर्धारित की जानी चाहिए ताकि निर्धारित कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपादित किए जा सकें। आजकल संगठनों में विशेषकर प्रणाली उपागम के अंतर्गत किसी योजना या प्रवृत्ति को लागू करने से पूर्व संगठन के पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी व राजनीतिक तथा संगठन कर्मियों की मनोसामाजिक परिस्थितियों पर भी विचार किया जाता है। देश में उपयुक्त पर्यावरण न होने के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा चलाई गई परिवार योजना नियोजन योजना असफल हो गई थी। इसी प्रकार विद्यालय प्रसंग में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू बुनियादी शिक्षा एवं बहुउद्देशीय विद्यालय योजना असफल हो गई थी। अनेक नवाचार इस कारण प्रस्फुटित एवं विकसित नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके लिए उपयुक्त पर्यावरण नहीं होता है। किसी भी योजना की सफलता के लिए उपयुक्त पर्यावरण का निर्माण करना और उसके लिए उचित संसाधनों को उपलब्ध कराना, उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में नियमित स्टेप बाय स्टेप सोपान की तरह आगे बढ़ते जाना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रभावी संप्रेषण प्रणाली के अभाव में कोई संगठन नहीं बना रह सकता है। उपयुक्त संप्रेषण के अभाव में कोई प्रवृत्ति संचालित नहीं की जा सकती है। अतः विद्यालय संगठन में लंबवत एवं क्षैतिज संप्रेषण व्यवस्था उन्मुक्त रूप से प्रवाहित होनी चाहिए। किसी संगठन के कार्यकर्ता में परस्पर संगठन बिना समन्वयक के नहीं हो सकता है। अतः विद्यालय के आकार के अनुरूप उचित संप्रेषण, माध्यम भाषा तथा स्तरों का सही चुनाव करके प्रयोग में लाया जाना चाहिए। समन्वय प्रबंधन और संगठन की एक आवश्यक प्रक्रिया का अंग है। यह समन्वय ही है जिसमें संगठन के विभिन्न व्यक्तियों की शक्ति लक्ष्य में समन्वित होकर लगती है। यथार्थ यह है कि बिना समन्वय के संगठन की कल्पना नहीं हो सकती। जितना उचित व प्रभावी समन्वय होगा, संगठन की प्रभावशीलता उतनी ही अधिक होगी। यही अधिकृत और अधीन कर्मियों के सहयोग का आधार है। अतः एक कुशल संगठनकर्ता को समन्वय की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पर्यवेक्षण विविध कार्यक्रमों की सफलता का आधार है। यह वह कार्यक्रम है जिसकी प्राप्ति अनुक्रिया से कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ती है और समग्र विद्यालय की गुणवत्ता बढ़ती है। यही कारण है कि पर्यवेक्षण को शिक्षा प्रणाली की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जिस पर शिक्षा का समग्र ढांचा खड़ा हुआ है। अतः योग्य प्रशिक्षित पर्यवेक्षक किसी भी संगठन के गुणात्मक विकास के लिए अपरिहार्य हैं। इसके साथ ही मूल्यांकन वह आधार है जिसके आधार पर संगठन की समग्र प्रवृत्तियों की जांच होती है। इसके आधार पर त्रुटियों को दूर किया जाता है तथा आवश्यक सुधार के लिए कदम सुझाए जाते हैं। शर्त यह है कि मूल्यांकन वैज्ञानिक व तकनीकी आधार तथा सही तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। एक अच्छे संगठन में कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की क्रियाविधि आवश्यक रूप से होनी चाहिए ताकि कर्मियों में कुंठा व तनाव व्याप्त नहीं हो। यह वर्तमान की आवश्यकता भी है। संगठन की आत्मा उसके अपने कर्मचारी हैं। उनका संतोष, उत्साह व प्रसन्नता संगठन की प्रसन्नता है। अतः प्रबंधन को कार्यकर्ताओं की मनोसामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं पर यथासंभव विचार कर उन्हें हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक सफल संगठन की औपचारिक प्रणाली के साथ अनौपचारिक संबंधों की प्रणाली भी अत्यंत सशक्त होती है। वास्तविकता यह है कि संगठन के अनेक कार्य अनौपचारिक प्रणाली के कारण ही सफलतापूर्वक संपादित किए जाते हैं। अतः प्रबंधक को इन संबंधों को विरोधी न देखकर सहयोगी मानकर इनका प्रयोग संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में करना चाहिए। संगठन में कार्यकर्ताओं की उत्प्रेरणा के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे संगठन के लक्ष्यों को रुचि एवं पूर्ण क्षमता के साथ संपादित करें। उत्प्रेरणा केवल वित्तीय ही नहीं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि अन्य व्यक्ति और वह स्वयं भी द्विगुणित उत्साह से
संगठन के लिए कार्य करे। अध्यापक शिक्षा में गुणात्मकता। अध्यापक शिक्षा में योग्यता या गुणात्मकता के सुधार के लिए कई सारे घटक हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कि अध्यापक शिक्षा के अंदर जो प्रवेश लेने जा रहे विद्यार्थी हैं, उनका भाषाई स्तर और ज्ञान का स्तर अगर न्यूनतम रूप से ठीक नहीं हुआ और वे अशुद्ध वर्तनी लिख रहे हैं, तो आगे हम उनके अच्छे शिक्षक बनने की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि एक और अध्यापक शिक्षा का स्तर गिरता है और दूसरी ओर प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का स्तर भी गिरता है। अध्यापकों के विषय ज्ञान की ये कमजोरियां उस समय विशेष बाधक सिद्ध होती है जब प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाता है। दृढ़ मान्यता है कि जब तक सामान्य शिक्षा के स्नातक स्तर पर बीए, बीएससी आदि पर पाठ्यक्रम, शिक्षण और परीक्षण में सुधार नहीं किया जाता है, तब तक अध्यापक शिक्षा में कोई भी गुणात्मक सुधार संभव नहीं है। 15 वर्ष की शिक्षा में जो गलत अभ्यास प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिन अशुद्धियों की उपेक्षा नहीं की गई है बल्कि जिनका पोषण किया गया है, उनका निराकरण वर्ष भर के अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण काल में नहीं हो सकता। पर हमारी कठिनाई यह है कि स्नातक स्तर की शिक्षा और अध्यापक शिक्षा का नियंत्रण अलग अलग विभागों के द्वारा होता है। इसके लिए सामान्य रूप से अध्यापक शिक्षा का 4 वर्षीय संयुक्त पाठ्यक्रम ही वर्तमान स्थितियों में एकमात्र कारगर उपाय है। कुछ तत्कालिक समाधान भी अपनाए जा सकते हैं, वे इस समस्या को थोड़ा दूर कर सकते हैं। अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाले स्नातकों को पर्याप्त संख्या में अध्यापन व्यवसाय की ओर आकृष्ट करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण के कुल खर्च के बराबर छात्रवृत्तियां दी जाए। स्कूली विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाए। प्रशिक्षण विद्यालयों में भी छात्राध्यापकों के विशेष उचित स्तर का बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए, जिसका उपाय यह भी है कि अति आवश्यक विषय ज्ञान को प्रशिक्षण कार्यक्रम का अंग बनाया जाए। योग्य अध्यापकों की आवश्यकता है। अध्यापक शिक्षा में जो अपव्यय हो रहा है, विद्यालय शिक्षार्थी प्रशिक्षण पूरा कार्य नहीं करते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं, इसको दूर करना चाहिए। और अध्यापक शिक्षा में जो शिक्षणाभ्यास की कमियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षकों के लिए नवीन शिक्षण विधियों की उपयोगिता और उनके विकास का कार्य देखना चाहिए तथा अध्यापक और योग्यता अंकन की प्रणालियों में सुधार करना चाहिए। अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक सुधार कार्यक्रम विभिन्न आयोगों के द्वारा दिए गए हैं और इन्होंने अलग अलग तरीके से अपने सुझाव दिए हैं, जिससे अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जा सके। अध्यापन व्यवसाय में सबसे अधिक समस्या अलगाव संबंधी है, जिसमें मुख्य रूप से विश्वविद्यालय के एकेडमिक जीवन से अलगाव, स्कूलों के जीवन से अलगाव, विभिन्न स्तरों पर दी जाने वाली अध्यापक शिक्षा में परस्पर अलगाव एवं स्वयं अध्यापक शिक्षा के सिद्धांत एवं व्यवहार में अलगाव की बात कही गई है। जो संस्थाएं हैं विभिन्न स्तर पर अध्यापक और शिक्षकों को जोड़ने का कार्य करती है, उनमें परस्पर बहुत अलगाव है। अतः इन संस्थाओं के अलगाव को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें प्रथम 3 प्रकार के अलगाव की ओर कोठारी कमीशन ने भी ध्यान दिया था। उसका मानना है कि यदि इसे दूर कर दिया जाए, एकमात्र प्रयास अध्यापक शिक्षा में प्राण फूंक सकता है और क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। विभिन्न स्तरों पर अध्यापक शिक्षा के अलगाव को दूर करते हुए हमें स्वयं अध्यापक शिक्षा के सिद्धांत एवं व्यवहार में भी अलगाव को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो सैद्धांतिक अधिक होकर प्रायोगिक कम है। हमें प्रायोगिक ज्ञान की मात्रा बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस व्यर्थता की ओर से अध्यापकों का ध्यान इसलिए नहीं जाता है कि उनके अध्यापन की सफलता परीक्षा परिणाम से आंकी जाती है और वर्तमान परीक्षा पद्धति में विद्यार्थियों के रटने की शक्ति, अनुमान लगाने की क्षमता और चातुरी प्रवृत्ति का परीक्षण होता है। इन गुणों का विकास उन्हीं पद्धतियों से संभव है जिनका वे प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनमें परीक्षा को ही केंद्र मानकर सारा अध्यापन कार्य किया जाता है। अतः जब तक परीक्षा पद्धति में आवश्यक सुधार नहीं किया जाता, तब तक इस पद्धति को केंद्र मानकर अध्यापन प्रणालियों में सुधार नहीं किया जा सकता है और अध्यापक शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार के बीच की दूरी दूर होने की संभावना नहीं है।